सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूँ, ये कुंडली आई है इंदौर मध्य प्रदेश से। ये जो कुंडली है ये वस्तुतः दो युगल संततियों का है, मतलब जुड़वा बच्चों की कुंडली है। जुड़वा बच्चों की कुंडली में आप लोगों को हमेशा ही यह बात याद रखनी चाहिए कि जिसे आप जैसे 1-2 सेकंड, 1-2 मिनट, 2, 4, 5, 7 मिनट आगे पीछे अगर जो संतति पैदा हो रही है उसमें जो जिसका जन्म पहले होता है, जो माँ की गोद में पहले आता है, उसका आधान काल बाद में होता है और गर्भ क्षेत्र में उसका आधान बाद में होता है। इस वजह से वो गर्भ कुक्षी के मुंह पर वही होता है। जिसको आप बड़ा समझते हैं वस्तुतः उसका आधान पहले नहीं होता, बाद में होता है, और जिसको आप छोटा कहते हैं उसका आधान काल पहले होता है। समझ में आ रही है बातें? मतलब अगर जब वो 2 टुकड़ों में टूटता है, जो पुरुष का वीर्य अगर 2 टुकड़ों में टूटता है तो एक जो पहले गर्भ क्षेत्र में आता है वो बड़ा बेटा है, जो वस्तुतः धरती पे बाद में आता है वो बड़ा है, उसका आधान पहले हुआ है, और जो गर्भ में पहले आता है वो गर्भ धरती पे बाद में आता है, और जो पहले आता है उसका आधान बाद में होता है। समझ में आ रही है चीजें? मैंने जो बात कही, जो बड़ा है वो वस्तुतः वही छोटा है और जो छोटा है वो बड़ा है, ऐसा होता है। और संस्कारों का जो भेद होता है वो पूर्व जन्म से होता है। इस वजह से कई बार एक ही गर्भ के तुरंत के जन्मे बच्चे संस्कारजन्य प्रभावों से प्रभावित होते हैं और उनकी दिनचर्या कहें या जैसे भी विचारधारा कहें या सोच, वो सब उनके पूर्व जन्म के ऊपर निर्भर करती है। अगर आप मोक्ष की गति के लिए प्रयासरत हैं, चाहे कोई भी व्यक्ति अगर जो मोक्ष पाने की स्थिति में जाने की कोशिश कर रहा है या जो धर्म से युक्त है, जो धार्मिक भावनाएं जिसकी बड़ी मजबूत है, वो पूर्व जन्म से ही उसको आती हैं, वो पिछले इस जन्म से नहीं आती। वो पूर्व जन्म का संस्कार होता है जो व्यक्ति को ऐसा करता है। पर इस कुंडली में लग्न कुंडली पे आने से पहले आपको बता दूं, श्रावण माह में ये जन्मा है जातक ये, और इस आधार पे व्यक्ति का प्रभाव बड़ा ही कोमल होता है, सुव्यवस्थित होता है और साधारण नहीं होता। मतलब ये कहने का है कि व्यक्ति की परवरिश बहुत ही साधारण नहीं होती, अच्छी होती है। दक्षिणायन में जन्मे, ये दोनों प्रभाव दोनों पे लागू होगा जो भी बताऊंगा। वर्षा ऋतु में जन्मे होने से, दक्षिणायन में जन्मे होने से सत्य बोलने की भाषा शैली नहीं होती, वो थोड़ा कठोर बोल सकता है और कई बार असत्य बोल सकता है। पिता से संबंधों में कमजोरी ना हो, इसका ध्यान ज़्यादा रखना होगा। शुक्ल पक्ष के पंचमी तिथि के जन्मे होने से जो बड़ी संतति होगी वो धार्मिक ज़्यादा होगी, बाद में चल करके वो बदल सकती है, पर जो छोटी संतति है वो अधार्मिक अभी भले दिख रही हो या एक्टिव ज़्यादा होने के मामले में, कुंडली मजबूत होने के मामले में छोटी संतति की कुंडली ज़्यादा मजबूत होगी। मंगलवार के जन्मे होने से एक्टिव ज़्यादा है और विचारों की उत्पादक क्षमता बहुत तीव्र है। हस्त नक्षत्र में जन्मे होने से, ये हस्त का मतलब हाथ होता है और कहने का अर्थ है कि ये भुजाओं का मालिक होगा, और ऐसी संततियाँ बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होती हैं और क्रिएटिव होती हैं। सिद्ध योग में जन्मे होने से व्यक्ति कोई भी काम करना चाहे या कोई भी काम उसको सौंपा जाए तो वो उसको बहुत अच्छे तरीके से पूरा करता है। वैश्य वर्ण और देवगण के होने के कारण इनमें शालीनता रहेगी, लोगों को बांध करके चलने की इच्छा होती है और वो कभी भी किसी को कमज़ोर नहीं करना चाहते, हमेशा सबके साथ संबंध अच्छा बनाना चाहते हैं। आने वाले कुछ ही दिनों में आप लोगों को मैं अभी कुछ ऐसे लोगों से मिलाने वाला हूँ जो कश्मीरी पंडित हैं और बड़े विद्वान हैं, समझदार हैं, ज्ञानी हैं और श्रेष्ठ हैं। उन लोगों के साथ, उनके परिवार के साथ जो घटनाएं घटी थी उन्होंने उन्हें सामने से देखा था। शरणार्थी बनकर के लगातार कई वर्षों तक दिल्ली में रहे। मैं उनसे मिलने गया था, उन लोगों से मैंने साक्षात्कार लिए हैं। आप लोगों को उनसे जल्दी ही मिलाने की कोशिश करूंगा। वो कार्यक्रम अभी बनेगा, जरूर ही देखिएगा। उन लोगों की व्यथा उन्होंने कही थी कि पंडित जी मत कहो, इतनी
अव्यवस्था उन्होंने मचा रखी थी कि मतलब सोच करके मैं तो रोने भी लगा था उस दौरान। कल ही परसों की बात है जब मैं उनसे मिलने गया था दिल्ली, मेरी तो आंखों से आंसू निकल गए। बहुत परेशान रहे थे और बड़ा कष्ट देखा है उन्होंने उस समय। सारी बातें उन लोगों के साथ आप लोगों के सामने साझा करूंगा। इनकी कुंडली मीन लग्न की, लग्न का अधिपति लग्न में और 14 डिग्री 30 कला के उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में बैठे हैं। शनि का नक्षत्र है और शनि उन्हें देख रहे हैं। ये परिवर्तन बलवान बना देगा, मतलब शनि को भी और गुरु को भी। इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति न्यायिक है और चिरंजीवी है। शनि की दृष्टि लग्न पे किसी भी तरीके से व्यक्ति को कम से कम आयु का प्रदाता और विलंब का दाता बना देती है। कई बार व्यक्तित्व पे काम करने की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे इनकी कुंडली में आप जब ग्रह स्थिति देखेंगे तो 12वें और लाभ भाव के अधिपति लग्न को देख रहे हैं, 12वें और लाभ के अधिपति पंचम को देख रहे हैं। पर ये सूर्य जो हैं वो ध्यान से समझिएगा 6वें भाव के अधिपति होकर के पंचम में बैठे हैं। ऐसी अवस्था में कई बार चंचलता दे देते हैं और उस पे गुरु और शनि के साथ साथ मंगल की भी दृष्टि जा रही है। इसका अर्थ होगा कि रोग भाव के अधिपति को मंगल ने देखा है, जो भाग्य भाव के अधिपति होकर के धन भाव में बैठ करके जातकों को धनवान बना रहे हैं। और कई बार क्रूर वाणी को बोलने वाला और कठोर वचन के साथ साथ मसालेदार भोजन करने का शौकीन, चटपटा और तीखा खाने का शौकीन बना देते हैं। शनि जो है वो 12वें भाव के अधिपति होकर के एकादशवें में बैठे हैं। अपनी राशि के गुरु को भी देखा है और सूर्य को भी देखा है और साथ ही साथ दशम भाव 8वें भाव पे उच्च की दृष्टि है। इसका अर्थ होगा कि शनि की दृष्टि लग्न के लिए भी अच्छी होगी, सामान्यतया कुछ कुछ मामलों में कमजोर होगी, जैसे अव्यवस्था होती है और कई बार व्यक्ति आलसी होता है। लेकिन उस शनि की 2 दृष्टि यहां पड़ रही है। गुरु 14 डिग्री के, सूर्य 16 डिग्री के, अवस्थागत दोनों ही बलवान हैं। सूर्य कर्क राशि में खुश होते हैं और व्यक्ति को पिता से सुख देते हैं। वहीं पे शनि की दृष्टि जो सूर्य पे पड़ेगी वो 12वें भाव के अधिपति होकर के और एकादशवें भाव के अधिपति होकर के 6वें भाव के अधिपति को देख रहे हैं। तो व्यक्ति को दूसरों के द्वारा जो धन का लेन देन होता है दूसरों से, उस पर नियंत्रण रखना चाहिए। और ये सूर्य जो जन्म कुंडली में बनते हैं 6वें भाव के अधिपति और एकादशवें भाव के अधिपति एकादशवें भाव में दाहक ग्रहों का बैठना अच्छा होता है। इस वजह से एकादशवां भाव बहुत ही परिपूरित होगा और वो जातक को सब कुछ देने की हिम्मत रखेगा। मतलब कहने का है कि यहाँ पे शनि की जो दृष्टि होगी वो कभी भी कमजोर नहीं जाएगी। यहाँ पे उनकी दृष्टि शत्रु की जा रही है और इस भाव के अधिपति कन्या राशि का निर्माण कर रहे हैं, जिसके अधिपति उससे तुरंत ही सन्निकट बैठे हैं, जो कम से कम जातकों को विवाह के बाद किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं आती है। भाग्य भाव के अधिपति का केंद्र में जाना अच्छा होता है, धन में जाना अच्छा होता है, पंचम में जाना अच्छा होता है। पंचम को देखना, पूर्वजों का आशीर्वाद, और यहाँ पे न अक्षर अच्छा रहेगा। वृश्चिक राशि का अक्षर इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। दिन गुरुवार का बहुत अच्छा रहेगा। कर्क राशि और वृश्चिक राशि के लोग अच्छे रहेंगे। इस कुंडली के लिए 3 संख्या बहुत अच्छी रहेगी। दिन इस कुंडली के लिए गुरुवार का मैंने कहा अच्छा है। दिशा इस कुंडली के लिए उत्तर और पूर्व बहुत अच्छी रहेगी। सारी बातें यहाँ पे। मंगल 24 डिग्री के, राहु 24 डिग्री 17 कला। राहु डील कर रहे हैं मंगल को और मंगल यहाँ ढलान पे है। इस वजह से वाणी पे नियंत्रण और सौम्यता का भाव, एक जगह एकाग्र होने में दिक्कत। हालांकि अगर यही मंगल और शनि उलट जाते, मतलब मंगल यहाँ बैठ जाते और शनि यहाँ बैठ जाते, तो ये कुंडली पूरे तरीके से बदल जाती और फिर नाक को चने चबवा देती। लेकिन ऐसा नहीं है। भगवत कृपा से मंगल और शनि का जो प्रभाव है वो ऐसा नहीं हो रहा है और ये गड़बड़ी नहीं होगी। केंद्र में 3 शुभ ग्रहों का बैठना सामान्य हो जाता है, ये तटस्थ हो जाते हैं। केंद्र में पापक ग्रहों का बैठना ज़्यादा अच्छा माना जाता है। शुभ ग्रह का बैठना व्यक्ति के जीवन में संतुलन देता है, संतुलित बनाता है, सौम्यता देता है, झगड़ालू नहीं बनाता, एक्टिव होता है। लग्न में गुरु व्यक्ति को कई सारी चीज़ों का जानकार बनाएंगे। पंचम भाव पे मंगल, सूर्य और शनि के साथ साथ गुरु, सारे ग्रहों का प्रभाव लगभग पंचम भाव पे है। सूर्य, गुरु, शनि, मंगल, इसका अर्थ होगा। और इस भाव के अधिपति जो जन्म कुंडली में चंद्रमा बैठे हैं वो बुध की राशि में बैठे हैं। और जब गौर करेंगे तो उस चंद्रमा को जो पंचमेश होकर के सप्तम भाव में बैठे हैं, गुरु से दृष्ट हैं। इस वजह से ज्ञान पक्ष, योजना बनाने का तरीका,
गंभीर हो जाने का भाव और चीज़ों को समझने की नैतिक इच्छा और नैतिकता, मोरालिटी गुरु सूर्य को देखने से दे देते हैं। गंभीरता शनि सूर्य को देखने से दे देंगे। यहाँ झगड़ा लगाने वाली कोई बात नहीं है। शत्रुओं से जीतने का काम शनि की दृष्टि सूर्य पे जाएगी तो होगी। हालांकि सूर्य में शनि का अंतर और शनि में सूर्य का अंतर व्यक्ति को स्वास्थ्यजनित समस्याएं दे सकता है, ये एक आम बात होगी। पढ़ाई में कभी कभी छठवें भाव के अधिपति हैं, पिता के सहयोग से व्यक्ति का एजुकेशन पूरा होता है और पिता निश्चित रूप से जातक के लिए हमेशा ही खड़े रहेंगे। पिता का सुख बहुत अच्छा होगा। व्यक्तित्व तो आज भले ये पिता का कभी कभी बड़ा बेटा विरोध करेगा, पर बाद में जाकर के वो स्वयं अपने पिता के जैसा हो जाएगा और वो अपने बच्चे के लिए भी अपने पिता के जैसा ही हो जाता है। इस वजह से जब कभी भी अगर बच्चा कुछ ऐसा करे या जैसे कुछ लगे कि ये पिता का विरोध कर रहा है, तो उसको ये बात समझ में आ जाएगी कि मैं भी एक दिन वैसा ही हो जाऊंगा जैसे आज मेरे पिता मेरे लिए हैं। क्लियर है? ये कुंडली द्वितीय भाव में मंगल राहु के साथ, याद रखिएगा, धन भाव का अधिपति अगर धन भाव में बैठा हो और उसके साथ राहु बैठे हों तो ये बहुत ही ज़्यादा डिफेंसिव हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा जातक की सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से जातक की सुरक्षा करने वाला हो जाता है। सप्तम भाव के अधिपति अगर सप्तम भाव को देख रहे होते तो बहुत अच्छा होता है, पर गुरु की दृष्टि है। इस भाव से केंद्र में शुक्र बैठे हैं, दिग्बली हैं, मिथुन राशि के बैठे हैं। अपने अनुभवों से समस्त और संपूर्ण इच्छाओं की पूर्ति जातक की कुंडली में शुक्र की दशा में होगी। मीन लग्न की कुंडली के लिए शुक्र बहुत अच्छे नहीं होते। पंचम भाव या चतुर्थ भाव में बैठ करके ये कष्टप्रद स्थिति पैदा कर सकते हैं। इस वजह से कई बार चल अचल संपत्ति बनाने में दिक्कत हो सकती है, पर निसंदेह इस भाव से बैठ करके केतु की दृष्टि है और इस भाव से केंद्र में गुरु की दृष्टि या गुरु का बैठना, जो कि चतुर्थ के कारक होते हैं, स्वग्रही हैं, शनि से दृष्ट है। मंगल जन्म कुंडली में अगर देखेंगे तो यहाँ पे उनकी दृष्टि है सूर्य पे, जो छठवें भाव के अधिपति हैं। मंगल की दृष्टि जन्म कुंडली में यहाँ पे जा रही है, जो क्रमशः सामान्य है, और मंगल की 8वीं दृष्टि भाग्य भाव पे है। भाग्य भाव पे गुरु और मंगल की दृष्टि हो जाने से व्यक्ति में कलुषितपना कम हो जाएगा, वो किसी भी तरीके से गलत संगति में नहीं जाएगा। और मैं ये बात 100% दावे से कह सकता हूँ कि इनकी जनरेशन आने वाली भी हो या जो ये हैं पूर्व जन्म से हैं, बड़ी अच्छी है, संस्कार से युक्त हैं, घबराने की कोई बात नहीं है, चिंता करने की कोई बात नहीं है। मैं एक बात बता दूं तो शुक्र बूढ़े ही अच्छे हैं। पंचम भाव की बल वृद्धि होगी उनके यहाँ बैठने से। पुनर्वसु नक्षत्र में बैठे हैं, जिस नक्षत्र में गुरु बैठे उस नक्षत्र का अधिपति उन्हें देख रहा है। धनिष्ठा नक्षत्र के अधिपति मंगल अपनी ही राशि में और शुक्र बैठे हैं जन्म कुंडली में पुनर्वसु, उसका अधिपति केंद्र में। शनि गुरु को देख रहे हैं, नक्षत्र गुरु ने शनि का ले रखा है, और मंगल शुक्र के नक्षत्र में बैठे हैं जिसका अधिपति शुक्र दिग्बली है। दशाएं इस कुंडली में कमजोर जा सकती हैं। शनि में शुक्र की दशा जातक को परेशान कर सकती है और शुक्र की दशा में पिता को कष्ट हो सकता है। अगर आप इनकी कुंडली में पराक्रम भाव को देखेंगे तो तृतीय भाव के अधिपति का चतुर्थ में आना अच्छा नहीं होता। ऐसी अवस्था कई बार व्यक्ति को संपत्ति इकट्ठा करने में दिक्कत करती है। मैंने अभी थोड़े दिन पहले खल योग बताया था, उसमें बात कही थी कि लाभ भाव के अधिपति 12 में हो, धन भाव के अधिपति पराक्रम में हो। हालांकि यहाँ पे धनेश बहुत अच्छे हैं। और एक बात और बताता हूँ, अगर आप उस कुंडली को ऐसे समझें कि व्यक्ति की एजुकेशन की बात कैसी है, मतलब ये जातक की शिक्षा पद्धति कैसी है। पंचम भाव पे सूर्य और शनि जैसे और मंगल जैसे 3 में से 2 पापग्रह और 1 क्रूर ग्रह सूर्य की स्थिति है। और सूर्य जो बैठे हैं वो जन्म कुंडली के 6वें भाव के अधिपति होकर के बैठे हैं। और व्यक्ति का कंसंट्रेशन राहु के प्रभाव में नहीं है, पर शनि के प्रभाव में जरूर है, क्योंकि गुरु व्यक्ति को ध्यान आकर्षित करने का कारण बनाते हैं और उसमें बुध का सहयोग होता है। एक्चुअल में बुध ही कंसंट्रेशन का कारक है, गुरु उसमें सहयोग करते हैं। सत्य और असत्य के बीच का भेद गुरु बताते हैं। मतलब व्यक्ति को ठाकुर जी की परिक्रमा, पीपल के वृक्ष को जल, दीप जलाना चाहिए। अमावस्या को कम से कम अपने पूर्वजों के निमित्त इन दोनों से दान करवाना चाहिए। इसके साथ साथ अगर आप बात करें तो जो बड़ा है उसको भी और जो छोटा है उसको भी, दोनों को एक दूसरे से कभी कोई दिक्कत नहीं होगी।
और निस्संदेह ये दोनों एक दूसरे के संग हमेशा ही रहेंगे। आरंभ में थोड़े बहुत लड़ाइयों के साथ ये जीवन आगे बढ़ेगा, बाद में चल करके ठीक हो जाएगा। एक बात और भी कह दूं, ये कुंडली बिल्कुल उलट जाएगी। जो बड़ा है वो छोटा है, जो छोटा है वो बड़ा है। तात्पर्य कहने का है, अभी जो बदलाव आप देख रहे हैं वो बड़े में छोटे वाला हो जाएगा। जैसे आपको एक चीज और भी समझाता हूं, इसको ऐसे स्पष्टतया बता दूं। जो छोटा बच्चा है उसकी कुंडली ज्यादा अच्छी है, और जो बड़ा है उसकी कुंडली थोड़ी कमजोर है। बड़ा चंचल ज्यादा है, छोटा गंभीर ज्यादा है, ऐसा। और एक बात और भी है कि बड़े पे ज्यादा फोकस करने की आवश्यकता होगी, छोटा स्वयं ही ठीक हो जाएगा। ये बात इतनी है। इस कुंडली में शिक्षा भाव पे 2 पापक ग्रहों का प्रभाव, पर शिक्षा के अधिपति या शिक्षा के कारक जन्म कुंडली में गुरु से देखे जा रहे हैं। इस वजह से इनकी शिक्षा में कोई बाधा नहीं आएगी। स्वास्थ्य जनित समस्याएं कभी कभी हो सकती हैं, और वो शनि की दशा में और मंगल की दशा में। वैसे मंगल तो नहीं, पर शनि इस कुंडली में कभी कभी कष्ट दे सकते हैं। इस कुंडली में धन कैसा है? बिल्कुल अच्छा है, क्योंकि धन के कारक गुरु स्वग्रही या अपनी राशि के हैं। रेवती में बैठे हैं, इस वजह से कभी कभी लग्न रेवती का बना है तो गड़बड़ी करता है। और हालांकि वो एक चीज और भी है, उसमें एक बहुत अच्छी बात यह है कि व्यक्ति कम्युनिकेटिव होता है और तुरंत ही चीजों को ग्रास्प करता है, पकड़ने की शक्ति बड़ी अच्छी होती है। तो ऐसे भी प्रभाव मिले जुले दिखेंगे। राहु भरणी के हैं और शुक्र पुनर्वसु के। ये पंक्ति बहुत अच्छी बनी है। धन बहुत अच्छा, इसमें कभी कोई गड़बड़ी नहीं है, पर हां इकट्ठा करने में दिक्कत होगी, ये बात भी मैं कह सकता हूं। और साथ ही साथ चल अचल संपत्ति भी बनाएंगे, अपने पराक्रम का बल भी रखेंगे, और क्रोध भी रहेगा, खास करके बड़े में। धर्म हो गया कैसा है? तो धर्म के कारक गुरु धर्म को देख रहे हैं। पूर्व जन्म के कारक ग्रह, पूर्व जन्म का अधिपति चंद्रमा, वो देखा जा रहा है। और जन्म कुंडली में अगर इस भाव पे गुरु की दृष्टि हो, या इस भाव के अधिपति गुरु के सन्निकट हो, और अगर भाग्य भाव पे गुरु और मंगल की दृष्टि हो, तो निसंदेह व्यक्ति अपने पिता का संपूर्ण सुख भोगता है, और पिता का प्रभाव भी क्षेत्र बढ़ जाता है। यह बात भी बहुत अच्छी है। अपने बल पे वो कितनी चीजें इकट्ठा करेगा, उस भाव का अधिपति स्वग्रही है, 28 डिग्री के हैं, वो अब सामान्यतया सामान्य परिणाम करने लगेंगे। इस वजह से मेहनत थोड़ी बढ़ेगी और विलक्षणता थोड़ी कम होगी। कभी कभी उनका प्रभाव कमजोर होगा, ऐसा भी देखने को मिल सकता है। इस कुंडली का दांपत्य बहुत अच्छा होगा, इसमें कोई गड़बड़ी कभी भी नहीं है। इस वजह से इस पे कभी भी परेशान होने की कोई आवश्यकता मैं महसूस नहीं करता हूं। विशाखा के केतु हैं, जो गुरु का नक्षत्र है, और वो गुरु लग्न में बैठे हैं। और एक बात और बता दूं, तो इस केतु के ऊपर शनि की दृष्टि है, मंगल राहु की दृष्टि है। शनि मंगल राहु केतु का प्रभाव अष्टम भाव पे कई बार व्यक्ति को स्वयं भी द्विगुणित बनाता है, और साथ ही साथ कई बार वो द्विगुणित होता है। इसके अतिरिक्त ये गर्भ का क्षेत्र नहीं हो, गर्भ का क्षेत्र होता है, कुक्षी का क्षेत्र होता है, नाभि का क्षेत्र होता है अष्टम भाव। इस वजह से वहां पे ऑपरेशन भी या ऑपरेट करने का योग बना देता है। ये अवस्था कई बार जातक को परेशान करने के लिए काफी भी होती है, पर आयु देने के साथ साथ अपने धन के बारे में कभी किसी से कोई चिंतन न करे। आपने कितना स्टेट और कितनी जमा पूंजी बना रखी है, इस पे कभी किसी से कोई चर्चा ना करे, ये बात करनी होगी। रिसर्च बहुत अच्छा है, ज्ञान पक्ष बहुत अच्छा है, निद्रा बहुत अच्छी है। ज्ञान पक्ष ठीक होगा। लग्न में गुरु और चंद्रमा का केंद्र में होना, गुरु से शुक्र का केंद्र में होना, ये सारी चीजें बहुत अच्छी बनी है। इसका दूसरा हिस्सा मैं आपको जल्दी ही आज ही के शाम के कार्यक्रम में बना दूंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए